Hello and welcome to Topper's Notes. Let's discuss the first news article, that is Tunisian authorities activate national emergency plan to prevent pollution from oil spill. ट्यूनीशिया के अंदर ऑयल स्पिल हो गया है। आपने कई बार न्यूज़ में देखा होगा या फिर अखबारों में पढ़ा होगा कि एक जो जहाज़ है वो समुद्र में जाते जाते एकदम से पलट गया है या उसके अंदर कुछ लीकेज हो गए हैं, उसकी वजह से ऑयल स्पिल हो गया है। ऑयल स्पिल का मतलब होता है कि तेल जो है वो जो है इसकी सरफेस पे फैल गया है, मतलब ओशन की सरफेस पे ऑयल का स्पिलिंग हो गया है। तो ये जो फिनोमेना वो होते ही रहते हैं। 1 जनवरी में भी हुआ था और अभी रिसेंटली ट्यूनीशिया में हुआ है। अगर हम लोकेशन की बात करें तो आप इसे प्रिम्स के पर्सपेक्टिव से नोट डाउन कर सकते हैं, दैट इज़ कोस्ट ऑफ कैप्स। तो ये जो है इसके बारे में, इसकी जोग्राफिकल लोकेशन के बारे में एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो न्यूज़ में क्यों है वो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि ट्यूनीशिया में जो है एक मर्चेंट फ्यूल शिप था जो 1000 टन्स ऑफ फ्यूल को लेके जा रहा था, वो डूब गया है। तो जो वहाँ की अथॉरिटीज़ हैं, दे हैव इंटेंसिफाइड एफर्ट्स टू अवॉइड द इन्वामेंटल डिज़ास्टर। मतलब एक इन्वामेंटल डिज़ास्टर के अंदर ये कन्वर्ट हो सकता है अगर ज़्यादा ऑयल स्पिल हो गया है या फिर उसे रोका नहीं गया है, तो वो धीरे धीरे पूरे समुद्र में फैल जाएगा और एक इन्वामेंटल डिज़ास्टर का रूप ले लेगा। इसलिए उन्होंने एक नेशनल इमरजेंसी प्लान एक्टिवेट किया है ताकि इसको एक इन्वामेंटल डिज़ास्टर में कन्वर्ट होने से रोक दिया जाए। अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ ट्यूनीसिया, उनका ये कहना है कि इस इंसिडेंट का क्या कॉज था, क्या कारण था? बैड वेदर यानी ख़राब मौसम था, जिसकी वजह से जो जहाज है उसको एक तरह से वो नेविगेट नहीं कर पाया और डूब गया और उसके अंदर जितना भी जो फ्यूल था वो फैल गया है। अब हम बात करते हैं कि हमने ऑयल स्पिल के बारे में एक नॉर्मल सी तो एक ओवरव्यू ले ली है, लेकिन अगर हम एक साइंटिफिक वे में बात करें कि आखिर ऑयल स्पिल होते क्या हैं, तो हम वो भी एक इसमें देख लेते हैं। तो इट इज़ द रिलीज ऑफ ए लिक्विड पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन इनटू द एनवायरनमेंट, स्पेशली इन द मरीन इकोसिस्टम। वैसे तो एनवायरनमेंट में कहीं भी अगर लिक्विड पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का रिलीज़ होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो समुद्र में ही हो, ऐसा इसका डेफिनेशन है, लेकिन स्पेशली मरीन सिस्टम के पर्सपेक्टिव में इसको देखा जाता है। और ये क्यों होता है? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी एंड इज़ अ फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन। अगर किसी भी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटी होती है और उससे जो है तेल जो है वो फैल जाता है एनवायरनमेंट में, स्पेशली मरीन इकोसिस्टम में, तो उसे हम ऑयल स्पिल कहते हैं और इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन। इसे पॉल्यूशन क्यों कहा गया है? क्योंकि ये एक तरीके से समुद्र को, मरीन इकोसिस्टम को पॉल्यूट करता है। अगर हम बात करें OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशन की, उन्होंने इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी दी है, दैट इज़ ऑयल स्पिल इट इज़ अ ऑयल डिस्चार्ज एक्सीडेंटली और इंटेंशनली that floats on the surface of water bodies as a discrete mass and is carried by wind currents and tides। तो इनका ये कहना है कि अगर इंटेंशनली या एक्सीडेंटली ऑयल जो है वो डिस्चार्ज हो गया है और वो सरफेस ऑफ वाटर बॉडीज़ पे फ्लोट करता है एज अ डिस्क्रीट मास एंड इज़ कैरिड बाय विंड करेंट्स एंड टाइड्स। तो आपको पता ही होगा कि वाटर बॉडीज़ जो होती हैं, जैसे कि ओशन है, सी है, रिवर है, वहाँ पे कुछ टाइड्स, करंट्स या विंड्स चलती हैं। तो उसके साथ साथ क्या होता है कि वो जो ऑयल है वो धीरे धीरे ये नहीं है कि वो एक ही जगह पे रहेगा। जैसे यहाँ जहाँ डूबा है तो वो यहीं पर ही लिमिट नहीं रहेगा, वो विंड्स, टाइड्स और करंट्स की वजह से और ज़्यादा फैलता जाएगा, तो ये और बड़ा एक इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर क्रिएट हो जाता है। लेट्स डिस्कस अबाउट द मेन कॉजेज़ ऑफ ऑयल स्पिल। हमने ये देख लिया कि ऑयल स्पिल होता क्या है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि इसके कुछ कॉजेज़ हैं जो कि डिफ़ाइन किए गए हैं कि आखिर ऑयल स्पिल क्यों होता है। तो इसमें सबसे पहला जो कॉज है वो बताया गया है नेचुरल कॉजेज़। अब आपको पता ही है कि एक जहाज़ है वो क्यों डूबता है। ज़रूरी नहीं है कि उसे कोई धक्का आके मारे या फिर वो किसी टेक्निकल जो है उसी की वजह से ही डूबे। हो सकता है कुछ नेचुरल कॉजेज़ भी हो जाए। हमें पता है कि जब समुद्र में चलते हैं तो सुनामी भी आ जाती है, साइक्लोन भी आ जाता है, थंडर स्टॉर्म भी आ जाते हैं। तो जब सुनामी आएगी तो अगर कोई जहाज जा रहा है तो उसको डुबा देगी। साइक्लोन, अगर कोई चक्रवात आता है तो भी यही कंडीशंस रहती हैं। तो इन नेचुरल कॉजेज़ की वजह से भी एक जहाज़ डूब जाता है और उसके अंदर अगर वो फ्यूल कैरी कर रहा है तो उससे ऑयल स्पिल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर हम ह्यूमन कॉजेज़ की बात करें तो अगर वॉर चल रहा है, जैसे अभी यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, अगर वहाँ से कोई मिसाइल दागी गई है और वो मिसाइल जो है अगर किसी शिप से आके टकरा जाती है गलती से या फिर इंटेंशनली, तो अगर वो फ्यूल कैरी कर रहा है और अगर
वो डूब जाता है, तो उसकी वजह से भी ऑयल स्पिल हो जाता है। अगर कोई कंट्री किसी पर अटैक कर देती है तो भी हो सकता है। सैबोटाज, ह्यूमन मिस्टेक्स लीडिंग टू द कॉलिजन और सम टेक्निकल रीजंस। उसके अलावा रिलीज ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम टैंकर्स, ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स, ड्रिलिंग रिग्स एंड वेल्स। अगर इन हाथ से भी कहीं से रिलीज़ हो जाता है, लीक हो जाता है, तो भी ऑयल स्पिल हो जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें स्पिल ऑफ एनी ऑयल रिफ्यूज़ और वेस्ट ऑयल, ये सब चीज़ों से भी जो है ऑयल स्पिल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट्स ऑफ ऑयल स्पिल्स ऑन ह्यूमंस। अब ये ऑयल स्पिल के बारे में हम इतना ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसका कुछ कारण भी होगा कि ये बहुत इसके इम्पैक्ट्स होते होंगे, तभी हम इसको एज अ इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर जो है बोलते हैं। तो इसका क्या क्या इम्पैक्ट होता है ह्यूमंस के ऊपर, सबसे पहले बात करते हैं। स्किन पे जो है इसके इम्पैक्ट होता है, क्योंकि ये इसमें जो कंपोनेंट्स होता है वो हमारी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं वाया स्किन एब्जॉर्प्शन, तो इससे ये इरिटेंट्स की तरह वर्क कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें ब्रीथिंग की, तो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ऑयल के, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। आपको पता होगा कि ऑयल होता है, उसमें से कुछ ना कुछ स्मेल आती रहती है, और अगर हम ज़्यादा देर तक उसको सूंघते हैं तो हमें भी चक्कर आने लग जाते हैं। तो जो क्रूड ऑयल होता है और उसके अंदर और ज़्यादा वॉलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं जो ईजिली इवेपोरेट हो जाते हैं। हमें पता है पेट्रोल है वो बहुत जल्दी इवेपोरेट होता है, एंड वाइल ब्रीथिंग इट कैन एंटर आवर बॉडीज़। तो ये जो ब्रीथ करता है हमारी बॉडी में जब आता है, तो इससे भी ये हमारे बॉडी पे इम्पैक्ट होता है। इसके अलावा फायर हज़ार्ड, इमीडिएट फायर हज़ार्ड, हमें पता है पेट्रोल होता है वो वॉलेटाइल होता है, वो इनफ्लेमेबल होता है, तो इन्फ्लेमेशन की वजह से आग लगने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज़ का भी कंटेमिनेशन होता है। अगर वहाँ से किसी भी तरह की, अगर रिवर में फैल गया और वहाँ से जो है वाटर सप्लाईज जा रही हैं, तो वो भी पूरी तरीके से कंटेमिनेशन हो जाएंगे और वो अल्टीमेटली ह्यूमन बॉडी में जो है वो एंटर कर जाएगा। उसके अलावा इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन टूरिज्म एंड मरीन सोर्स एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज़। अब हमने ये बात कर ली कि ह्यूमन की बॉडी पे क्या इम्पैक्ट होता है, लेकिन उससे इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होगा टूरिज़्म पे। अगर आप एक सी में देखें कि ऑयल फैला हुआ है, तो वहाँ पर टूरिज़्म इम्पैक्ट होगा। उसके अलावा वहाँ पे जो भी मरीन रिसोर्सेज है, जैसे फ़िशेज़ वगैरह, जो भी शिप से जो भी फ़िशिंग वगैरह होती है, तो उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये टूरिज़्म और मरीन रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज़ को इम्पैक्ट करेगा। लेट्स डिस्कस अबाउट द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ ऑयल स्पिल्स। हमने बात कर ली ह्यूमंस पे क्या इम्पैक्ट होता है, लेकिन जो कंटेक्स्ट था अगर आपको याद हो, तो ये जो है एक इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर में कन्वर्ट हो सकता है। तो कैसे होगा कि कुछ इम्पैक्ट्स होंगे इसके, तो उन्हीं की वजह से इसको हम इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर एक नाम दे रहे हैं। तो उन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। तो उसमें जो पहला है वो है नेचुरल बायोडिग्रेडेशन। अगर जो ऑयल है वो वाटर में रिलीज़ होता है, तो इट टेंड्स टू एक्यूमुलेट एट द सरफेस ऑफ द वाटर एंड फ्लोट ऑन द वाटर। तो ये वाटर पे फ्लोट होगा, तो स्मॉल ऑयल ड्रॉपलेट्स में ऑल्सो फॉर्म विच में इंक्रीज द सरफेस कॉन्टैक्ट विद वाटर एंड ऑल्सो द नेचुरल बायोडिग्रेडेशन ऑफ द स्पिल्ड ऑयल, और इससे इसका नेचुरल जो है वो बायोडिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा। मरीन फौना पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ऑयल स्पिल का देखने को मिलता है। आपको पता होगा कि फ़िशेज़ वगैरह जो भी वाटर के अंदर रिसाइड करती हैं, तो वो जो हैं वो इसको इंजेस्ट कर लेंगी, तो उससे उनकी खुद के डाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो हैवी फर्ड मरीन एनिमल्स होते हैं एक्सपोज टू ऑयल स्पिल्स आर अफेक्टेड बाय इट। ऑयल कोट्स द फर ऑफ द सी ऑटर्स एंड सील। आपको पता होगा कि ऑटर्स और जो सील्स होते हैं उनका फर होता है, तो जो फर वाले जो एनिमल्स हैं उनकी इस फर में जाके ये ऑयल जो है वो अटक जाएगा, तो इससे उनका इंसुलेटिंग इफ़ेक्ट जो कम हो जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा कि ठंडे पानी में ये अपने फ़र्स की वजह से बचे रहते हैं, तो जब ये ऑयल अटक जाएगा तो वो अपना इंसुलेटिंग इफ़ेक्ट रिड्यूस हो जाएगा। इससे इनकी बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट होगी और उनको हाइपोथर्मिया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा इट कैन ऑल्सो ब्लाइंड एन एनिमल लिविंग इट्स डिफेंसलेस, और ये ऑयल जो है वो उनकी आँखों पे भी इम्पैक्ट कर सकता है और उनको डिफेंसलेस बना देता है। इसके अलावा इंजेक्शन ऑफ ऑयल कॉजेज डिहाइड्रेशन एंड इम्पेयर्स द डाइजेस्टिव प्रोसेस। फॉनस जो हैं जो इसको इंजेस्ट कर लेती हैं, तो उससे उनका डाइजेस्टिव प्रोसेस भी इम्पैक्ट होता है। उसके अलावा एनिमल्स कैन बी पॉइजन एंड मे डाई फ्रॉम ऑयल एंटरिंग द लंग्स एंड लीवर। अगर हम बात करें कि फिशेज़ या एनिमल्स जो भी हैं, तो उनके अगर लीवर में या फिर बॉडी में ये जाएगा, तो उससे उनको पॉइजनिंग भी हो सकती है और वो मर सकते हैं। एयर क्वालिटी की बात करें तो
chemicals in crude oil are mostly hydrocarbons that contain toxic chemicals. टॉक्सिक यानी बहुत ही ज़्यादा जहरीले केमिकल्स इनके अंदर होते हैं, सच एज बेंजीन, टोलुइन, पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड ऑक्सीजनेटेड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स विच डिग्रेड्स द एयर क्वालिटी। तो ये क्या करते हैं, एक तो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, उसके अलावा हमने पहले बात की थी कि ये बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल भी होते हैं। वॉलेटाइल यानी उड़ जाते हैं, तो ये जब उड़ेंगे और ये टॉक्सिक जो केमिकल्स है वो जब एयर के अंदर जाके इंजेस्ट होंगे तो उससे क्या होगा कि एयर क्वालिटी जाके डिग्रेड हो जाएगी। द केमिकल्स कैन इंट्रोड्यूस एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स व्हेन बीइंग इनहेल्ड इनटू द ह्यूमन बॉडी। और ह्यूमन बॉडी के अंदर जब हम इनको इनहेल करते हैं तो इससे हमारी भी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। थ्रेट टू मैंग्रोव्स, आपको पता होगा कि जो जितनी भी सैलाइन वाटर बॉडीज़ होती हैं उनके आसपास में मैंग्रोव्स होते हैं। तो जो मैंग्रोव ट्रीज़ हैं वो अगर वो जो ऑयल है वो स्पिल करता करता अगर किनारों तक पहुंच गया तो ये इनके ऊपर भी थ्रेट है। इससे क्या होगा कि सॉल्ट वाटर मार्शेस और मैंग्रोव्स जो हैं वो भी सफ़र करेंगे। लेट्स डिस्कस अबाउट द मेथड्स टू क्लियर ऑयल स्पिल्स। हमने ये देख लिया कि ऑयल स्पिल्स होते कैसे हैं, उनके क्या क्या कॉजेज़ हैं, हमने ये भी देख लिया कि वो क्या इम्पैक्ट करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये भी है कि हम उन मेथड्स को डिस्कस करें कि अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन आखिर क्या है। तो उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम ऑयल स्पिल्स को जो है क्लियर कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला है बायो रेमेडिएशन। अगर आपने इन्वायरमेंट पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि बायो रेमेडिएशन क्या होता है। बायो रेमेडिएशन में क्या होता है, कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स इंट्रोड्यूस करवा दिए जाते हैं उस इम्पैक्टेड प्लेस पे, तो वो क्या करते हैं कि उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं और रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं छोटे छोटे जो ऑयल को ब्रेक डाउन कर देंगे, उसको रिमूव कर देंगे ताकि जो है वहाँ से ऑयल स्पिल को कम किया जा सके। और उस बैक्टीरिया का नाम भी यहाँ पे बताया है, वो है एल्केनिवोरेक्स बैक्टीरिया। ठीक है, और उसके अलावा जो सेकंड मेथड इन्होंने बताया वो है ड्रेजिंग। ड्रेजिंग में क्या होता है कि कुछ डिटर्जेंट्स या फिर ऑयल्स जो डेंसर देन वाटर है उनको यूज़ करके ऑयल को वहाँ से डिस्पर्स किया जा सकता है। नेक्स्ट जो मेथड है ऑयल स्पिल्स को क्लियर करने का वो है वैक्यूम एंड सेंट्रीफ्यूज। तो oil can be sucked up along with the water and then centrifuge can be used to separate the oil from the water, allowing a tanker to be filled with near pure oil. इसके अलावा हम बीच रैकिंग भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, कोगुलेटेड ऑयल दैट इज़ लेफ्ट ऑन द बीच कैन बी पिक्ड अप बाय मशीनरी। ठीक है, मशीनरी कोगुलेटेड जो ऑयल है उसको हम पिकअप कर सकते हैं। उसके अलावा ऑयल जैपर यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, बैक्टीरियाज का कॉकटेल होता है दैट फीड ऑन द ऑयल एंड डिग्रेड द हाइड्रोकार्बन्स। तो ये एक तरीके से बायो रेमेडिएशन की तरह यहाँ पे बैक्टीरियाज को छोड़ दिया जाता है सरफेस पे। तो ये क्या करते हैं, ऑयल को फीड कर देते हैं और जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको डिग्रेड कर देते हैं। इसके अलावा नैनो शीट्स यूज़ की जा सकती है। आपने नैनो टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा अगर आप साइंस एंड टेक फॉलो कर रहे हैं। तो नैनो शीट्स में क्या होता है, ये एक रिसाइकलेबल मैटर है विच एब्जॉर्ब्स 33 टाइम्स देयर वेट इन ऑयल। 1 gram of nanosheet has the equivalent area as nearly 5.5 tennis court, so it has a lot of surface for absorption of spilled oil. तो जो spilled oil है फैल गया है वहाँ पे आप जाके नैनो शीट बिछा दो तो ये बहुत ही ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है अपने खुद के वेट से 33 टाइम्स ज़्यादा ये ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेती है और इस तरीके से ये भी ऑयल स्पिल्स को जो है क्लियर करने के लिए काम आ सकती हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगर हम बात करें रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू ऑयल स्पिल इन इंडिया, हमने इसके सारे के सारे एस्पेक्ट्स की बात कर ली, लेकिन ये जो एनालिसिस है वो अधूरा है अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस या जो भी प्रोविज़न्स हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम उनको डिस्कस नहीं करते हैं तो ये एनालिसिस हमारा अधूरा रह जाता है। तो अगर हम बात करें प्रोविज़न्स की इंडिया में क्या क्या हैं, तो there is currently no law in India that covers oil spills and the environmental harm they cause, but the country does have a national oil spill disaster contingency plan of 1996। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास एक कॉन्टीजेंसी प्लान है इससे रिलेटेड डिज़ास्टर जो भी क्रिएट होता है उसको तो डील विद सच अकरेंसेज। एंड ऑल्सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पब्लिश द डॉक्यूमेंट इन 1996 and it was revised in 2006.
It enables Indian Coast Guard the authority to work with state departments, ministries, port authorities and environmental organizations to help clean up oil spills. तो इसके अंदर इस कॉन्टीजेंसी प्लान के अंदर जो चीफ जो प्रोपोगेंट होते हैं वो कौन होते हैं? इंडियन कोस्ट गार्ड। आपने पढ़ा होगा, एक तो इंडियन नेवी होती है, उसके अलावा जो दूसरे होते हैं वो होते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड, जो कोस्ट की गार्डिंग करते हैं और बाकी के सारे क्राइम्स होने से रोकते हैं। तो वही कोस्ट गार्ड जो है उनके ऊपर ही जो है जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसमें वर्क करने की विद स्टेट डिपार्टमेंट्स। क्यों? क्योंकि जैसे गोवा है, गोवा के आसपास कहीं पे स्पिल हुआ है तो कोस्ट गार्ड जो है वो गोवा गवर्नमेंट के साथ, डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके फिर वहाँ पर अपना जो है रेस्क्यू प्लान चलाएंगे। इसके अलावा ये कुछ मिनिस्ट्रीज़ के साथ, पोर्ट अथॉरिटीज़ के साथ, इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में कोऑर्डिनेट करके फिर ऑयल स्पिल्स को क्लीन अप करने का ट्राई करते हैं। अगर हम बात करें इस डायरेक्शन में इंटरनेशनल एफर्ट्स क्या क्या रहे हैं, तो सबसे पहले है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल लाइबिलिटी फॉर बंकर ऑयल पॉल्यूशन डैमेज 2001। तो इट वाज एडमिनिस्टर्ड बाय इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता होगा आईएमओ वर्क करता है इन सब के लिए, तो उन्होंने इस कन्वेंशन को एडमिनिस्टर किया था। ऑयल स्पिल डैमेज इज कंपनसेटेड इन फेयर, टाइमली एंड इफेक्टिव मैनर अंडर द कन्वेंशन। और इंडिया ने भी इसे रेटिफाई किया है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया भी इसका जो है पार्टी है और ये रेटिफाइड है। 2015 में हमने इसको रेटिफाई जो है वो किया था। Let's move to the next article, that is higher inflation in rural India and its implications. Higher inflation in rural India and its implication. अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई यानी कि ज़्यादा प्राइसेस जो है वो बढ़ती जाती हैं और उससे जो है डिस्ट्रेस एक क्रिएट हो जाता है। अगर हम नॉर्मली बात करें तो जो अर्बन इन्फ्लेशन है वो हमेशा ज़्यादा रहता है रूरल इन्फ्लेशन से, क्योंकि गांव में महंगाई हमेशा कम रहती है और शहरों में ज़्यादा डिमांड होती है, ज़्यादा जो है लोग होते हैं, इसलिए वहाँ पर इन्फ्लेशन भी हमेशा ज़्यादा रहता है। लेकिन इस बार हुआ क्या है कि इन्फ्लेशन जो है रूरल इंडिया में ज़्यादा पाया गया है और इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। रिसेंटली द रिटेल इन्फ्लेशन रेट सर्ज टू 6.95% इन दिस मार्च, विच इज़ द हाइस्ट लेवल इन नियरली 1.5 years. उसके अलावा अक्रॉस लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री एक्सपीरियंस प्राइस राइज हैज़ क्रॉस्ड 7.5% एंड इवन 8%। तो ये 8% तो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन है। और अगर हम बात करें कि रूरल इन्फ्लेशन कितना पाया गया है तो ये है 7.66%, विथ सेवरल स्टेट्स रिपोर्टिंग इवन हायर इन्फ्लेशन। तो ये जो रूरल इन्फ्लेशन है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो अभी रिकॉर्ड किया गया है। अगर हम बात करें रूरल एंड अर्बन इन्फ्लेशन ट्रेंड्स ओवर पास्ट ईयर, एक साल के अंदर क्या क्या ट्रेंड्स रहे हैं दोनों इन्फ्लेशंस के बीच में, तो हमने जैसा कि पहले डिस्कस किया था कि अर्बन इन्फ्लेशन हैज़ यूजुअली टेंडेड टू बी हायर देन रूरल इन्फ्लेशन बाय एन एवरेज ऑफ अबाउट 0.8 परसेंटेज पॉइंट्स थ्रू मोस्ट ऑफ 2021। तो हमेशा ही ये ज़्यादा रहा है रूरल इन्फ्लेशन से। द ओनली एक्सेप्शन बीइंग इन अगस्त व्हेन बोथ स्टूड एट 5.3%। अगस्त में दोनों के दोनों इन्फ्लेशन जो है हमारे रूरल और अर्बन इन्फ्लेशन सेम थे 5.3% पे। और ये मई के बारे में भी इन्होंने बता रखा है कि मई में कितना कितना था। मार्च में बात करें तो गैप बिटवीन टू हैज सरपास 1.5% विद अर्बन इन्फ्लेशन एट 6.12% एंड रूरल क्लॉकिंग एट 7.66%। जो हमारा ये जो आर्टिकल है जिससे रिलेटेड है वो वाली बात यहाँ पे की गई है कि मार्च के अंदर रूरल एरियाज़ में इतना था और अर्बन एरियाज़ में इतना था, यानी कि रूरल एरियाज़ का इन्फ्लेशन अर्बन एरियाज़ से ज़्यादा हो गया है। तो ये जो एक बहुत ही ज़्यादा अनकन्वेंशनल सा जो ट्रेंड हमको देखने को मिला है, इसके क्या क्या ड्राइवर्स हो सकते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। कि हिंटरलैंड यानी एक तरीके से रूरल एरियाज़ को ही हिंटरलैंड कहा जाता है। तो रूरल एरियाज़ के अंदर जो है ये हायर इन्फ्लेशन हुआ है, इसके क्या क्या की ड्राइवर्स हैं। तो सबसे पहला जो इसका कारण है वो है फूड इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन यानी खाने की जो महंगाई, खाने की वस्तुओं में जो महंगाई देखने को मिली है उसी की वजह से सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिला है। तो ये बता रहे हैं कि कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है वो इतना पहले इतना था और फिर वो इतना बढ़कर 7.68% फरवरी में हो गया था। उसके अलावा
जो ये फूड इन्फ्लेशन था वाज मोर प्रोनाउंस्ड इन रूरल एरियाज एंड इट हिट एट 8.04%। अगर हम दूसरे फैक्टर्स की बात करें तो पहला फैक्टर हमने देखा फूड इन्फ्लेशन था। दूसरे फैक्टर्स जो हैं जो अर्बन इन्फ्लेशन को बढ़ा रहे हैं उनमें सबसे पहला है इन्फ्लेशन इन फ्यूल, देन इन्फ्लेशन इन लाइट एंड इन्फ्लेशन इन क्लोथिंग। ठीक है, तो यानी फ्यूल जो है उसका तो हमें पता ही है कि जो ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है उस ग्लोबल क्राइसिस की वजह से जो ओवरऑल फ्यूल प्राइस इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, तो वही फ्यूल प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो रूरल एरियाज़ में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसके अलावा लाइट और क्लोथिंग में भी इन्फ्लेशन है जिसकी वजह से ओवरऑल इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हुआ है। अगर हम बात करें अदर फैक्टर्स की जो और जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, तो हायर इन्फ्लेशन इन एजुकेशन। तो जो एजुकेशन है वो भी धीरे धीरे महंगी होती जा रही है, तो वो भी इन्फ्लेशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसके अलावा प्राइसेस ऑफ ट्रेडिशनल फ्यूल लाइक फायरवुड हैव ऑल्सो राइजन। आपने देखा होगा कि रूरल एरियाज़ में मोस्टली लोग जो है फायरवुड यूज़ करते हैं, यानी लकड़ी यूज़ करते हैं। ऐसा भी हुआ है कि जो उज्ज्वला योजना है, आपने इसका नाम सुना होगा। अगर आप योजनास के बारे में एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि उज्ज्वला योजना के तहत प्रधानमंत्री जी ने जितने भी रूरल हाउस होल्ड्स हैं और अर्बन हाउस होल्ड्स हैं वहाँ पर सिलेंडर्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे ताकि फायरवुड का जो है यूज़ कम किया जा सके, बट स्टिल पीपल यूज़ फायरवुड। तो जो फायरवुड की जो कीमतें बढ़ती जा रही हैं उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पर देखने को मिला है। एंड ऑल्सो हमने थोड़े दिन पहले एक बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक डिस्कस किया था, वो था माइग्रेंट क्राइसिस, अगर आपको याद हो तो जो माइग्रेंट क्राइसिस था उसके अंदर हमने क्या देखा था। माइग्रेंट क्राइसिस के अंदर हमने देखा था कि कैसे कोविड लॉकडाउन जब हुआ था तो बहुत सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स थे वो रूरल एरियाज से अपने अर्बन एरिया से रूरल एरियाज़ की तरफ माइग्रेट कर गए थे। ठीक है, तो ये जो माइग्रेशन हुआ था तो वो मोस्टली जाके कहाँ सेटल हुए, अपने जितने भी जो उनके पैटर्नल होम से वहाँ जाके वो सेटल हो गए। तो अब इतना ज़्यादा शिफ्ट हुआ है लेबर का बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज इन द लास्ट 2 years हैव ऑल्सो इंजेक्टेड वॉलेटिलिटी इन द डिमांड डायनेमिक्स। अब जो लोग वहाँ पर जाके सेटल हो गए तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे ही पोस्ट पेंडेमिक वापस आए हों, कई लोग वहीं पर ही सेटल हो गए। तो अब वो वहाँ पर सेटल हो गए हैं तो उनकी डिमांड्स भी जो है वो इंक्रीज़ हो गई हैं, और इन्हीं डिमांड्स की इंक्रीज़ होने की वजह से ही जो है इन्फ्लेशन भी वहाँ पर बढ़ गया है। तो दीज वर द की ड्राइवर्स ऑफ हायर इन्फ्लेशन इन द हिंटरलैंड्स। अब हम बात करते हैं कि ये जो इन्फ्लेशन बढ़ा है उसका क्या क्या इम्पैक्ट कौन कौन से सेक्शंस पर कितना पड़ा है। तो डेटा फ्रॉम ऑफिशियल सर्वेज एस्टिमेट्स की बॉटम 20% ऑफ द पॉपुलेशन इन अर्बन एज वेल एज रूरल इंडिया इज़ फेसिंग द वर्स्ट इफेक्ट्स। हमको पता है कि सबसे ज़्यादा जो है कुछ भी महंगाई या कोई भी वर्स्ट जो केस सिनेरियो होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है वो होता है पुअर। तो जो पुअर पीपल हैं 20%, बॉटम 20% का मतलब क्या है कि जो गरीब लोग हैं रूरल और अर्बन एरिया, शहर और गांव दोनों के गरीब लोगों पे, बॉटम 20% लोगों पे इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। उसके अलावा रूरल बॉटम 20% फेस द हाईएस्ट इन्फ्लेशन एट 7.7% इन मार्च। तो मार्च में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन इन्होंने ही फेस किया है। एंड अपर 20% ऑफ द इनकम सेगमेंट इन द हिंटरलैंड एक्सपीरियंस 7.6% इन्फ्लेशन। 20% जो है बॉटम के जो लोग हैं पुअर लोग उन्होंने तो किया ही है 7.7%, लेकिन जो टॉप 20% जो लोग हैं उन्होंने भी 7.6% इन्फ्लेशन एक्सपीरियंस किया है। यानी रूरल एरियाज़ के बोथ जो है अपर एंड बॉटम दोनों लोगों को ही इन्फ्लेशन फेस करना पड़ा है। तो ये हमने जो है एनालिसिस देखा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। डिसरप्शन इन ग्लोबल व्हीट सप्लाईज थ्रोज ओपन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिया टू बूस्ट व्हीट एक्सपोर्ट्स। हम देख रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया में अभी क्राइसिस चल रहा है, उसको 2-3 महीने हो चुके हैं लेकिन अभी भी वहाँ से कोई भी कंक्लूज़न निकल कर नहीं आया है। तो ये जो क्राइसिस चल रहा है इससे इंडिया को क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि वो अपना एक्सपोर्ट बूस्ट कर सकें और इंडिया एक तरीके से अपने को एक ग्लोबल एक्सपोर्टर की तरह जो है स्टैब्लिश कर सके। तो ये एक आर्टिकल है, तो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या जो क्राइसिस है वो इंडिया को कैसे कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ओपन करके देता है कि वो अपने व्हीट एक्सपोर्ट्स को इन्हेंस कर सके। तो
हमने ये देखा कि रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेजन किया है, उसकी वजह से जो है उनके वीट एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं, पूरे ब्लैक सी रीजन से अफेक्ट हुए हैं। रशिया के अलावा बहुत सारे ब्लैक सी में और भी ब्लैक सी रीजन के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। रशिया यूक्रेन तो करते ही, उसके अलावा और भी कंट्रीज़ हैं जिनको जो है इन सैंक्शंस की वजह से ये अपना एक्सपोर्ट जो है वो ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, इट हैज़ फर्दर इम्पैक्टेड फूड सिक्योरिटी इन सेवरल कंट्रीज स्पेशली इन अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया। अब इन कंट्रीज़ को जो है अपना पूरा का पूरा जो अनाज है ये मोस्टली अपना इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है आपको पता है काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा शुष्क है, और वहाँ पर ऐसी कंडीशंस नहीं है कि वो अपना फूड ग्रेन खुद सस्टेन कर सकें। तो इसलिए मोस्टली अपना फूड ग्रेन जो है इन कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं। तो ये जो है वो मेजर एक्सपोर्टिंग नेशंस हैं जो अभी वॉर में है, तो इनका जो एक्सपोर्ट है वो पूरा डिसरप्ट हो चुका है, और यहाँ पर जो है फूड सिक्योरिटी का जो इशू आ गया है। तो डिसरप्शन इन ग्लोबल वीट सप्लाईज इन टर्न हैज़ थ्रोन open opportunities that India's grain exporters are eyeing, especially given the domestic surplus availability of the cereal। तो ये जो पूरा का पूरा क्राइसिस हुआ है कि वहाँ के लोगों को जो है फूड सिक्योरिटी इश्यूज आ रहे हैं, तो इससे इंडिया को एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है। और अपॉर्चुनिटी भी इसलिए नहीं मिली है कि इंडिया अपना क्रूशियल जो ग्रेन है वो जाके एक्सपोर्ट कर देगा, नहीं। इंडिया के पास अभी इस साल बहुत ही ज़्यादा सरप्लस जो है वो ग्रेन आने वाला है, ऐसे पहले से ही फॉरकास्ट है। तो ये जो सरप्लस ग्रेन जो आने वाला है, सीरियल्स आने वाले हैं, तो इनको ये एक्सपोर्ट करके एक तरीके से अपना जो है अपने आप को वहाँ पर स्टैब्लिश कर सकते हैं। एंड रिसेंटली इजिप्ट विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर्स ऑफ द वीट हैड एग्रीड टू सोर्स द सीरियल फ्रॉम इंडिया। एंड इजिप्ट जो है आपको पता होगा कि बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे मोस्टली जो है डेजर्ट देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर वो खुद अपना ग्रेन ग्रो नहीं कर सकते, तो वो कहीं और से इंपोर्ट करते हैं। तो इंडिया के साथ उन्होंने अभी रिसेंटली टाई अप किया है, और उन्होंने एग्री किया है कि वो अपना पूरा का पूरा सीरियल इंडिया से सोर्स करेंगे। तो ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। अगर हम बात करें स्टेटस ऑफ इंडियाज़ वीट एक्सपोर्ट्स की, तो क्या स्टेटस चल रहा है कि इंडिया जो है इस कंडीशन में है कि वो अपना वीट जो है वो अदर कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सबसे मेजर जो है एक्सपोर्टिंग नेशंस कौन से हैं। तो रशिया इज़ द मार्केट लीडर फॉर वीट एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट 50% शेयर, एंड यूक्रेन इज़ ऑल्सो द मेजर प्रोड्यूसर। रशिया और यूक्रेन दोनों पास पास में ही है, तो दोनों की जोग्राफिकल कंडीशंस ऐसी हैं कि वहाँ पे वीट बहुत ज़्यादा ही प्रोड्यूस होता है, तो वही मोस्टली जो है वो मार्केट लीडर है, और वही मोस्टली एक्सपोर्टर्स हैं। तो export from these countries have been hit by the war and sanctions. India expects to produce 112 million tons of wheat in the current season। तो यहाँ पर तो है जो अभी प्रोडक्शन और जो इनका एक्सपोर्ट्स है वो तो पूरी तरीके से इम्पैक्ट हो गए हैं, बट इंडिया में अभी इस साल फोरकास्ट ये आए हैं कि इंडिया इतना मिलियन टन्स जो है वो गेहूँ प्रोड्यूस करेगा। तो अब आपको ये भी पता होगा कि गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है, लेकिन वो अपने कुछ फूड सिक्योरिटी स्कीम्स भी, प्रोग्राम्स भी चलाती है, तो वहाँ पर हमको ग्रेन की ज़रूरत होती है। लेकिन हमारा जो है एस्टिमेट की इतना ही है कि हमें इतने ही मिलियन टन्स चाहिए होता है। तो ये जो बाकी का बचा हुआ जो ग्रेन है इसमें से माइनस करने के बाद में, तो वो पूरा का पूरा एक्सपोर्ट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि सरप्लस वीट प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटीज़ हैव ओपनड अप फॉर एक्सपोर्ट्स। तो हमारा जो है सरप्लस वीट प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को ओपन करता है। इसके अलावा जितनी भी कंट्रीज़ है, जैसे कि हमने बात की थी अभी इजिप्ट की, और जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज़ है जहाँ पे अभी फूड सिक्योरिटी इशू हो गया है, तो दीज कंट्रीज़ आर टर्निंग टू इंडिया बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिटिव प्राइस, एक्सेप्टेबल क्वालिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ सरप्लस वीट एंड जियोपॉलिटिकल रीजंस। तो ये क्या क्या कारण, यहाँ पर कुछ कारण बताए गए हैं कि क्यों इंडिया की तरफ वो आ रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं, हमारी जो क्वालिटी है वीट की वो भी बहुत ही एक्सेप्टेबल है अदर कंट्रीज़ के लिए। इसके अलावा हमारे पास हमेशा सरप्लस वीट रहता है, कई बार वो ख़राब भी होता है, तो उसको एक्सपोर्ट ही कर दे तो ही बेहतर है। इसके अलावा हमारे जियोपॉलिटिकल रीजंस है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में एक तरीके से स्टेबिलिटी है, यहाँ पर कोई भी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस जल्दी से नहीं आते हैं। तो ऐसे ही देशों को मोस्टली जो है एक्सपोर्ट्स के लिए प्रेफर किया जाता है।
इसके अलावा हम बात करते हैं कि कौन कौन से न्यू मार्केट्स हैं विच आर एक्सपेक्टेड टू बाय फ्रॉम इंडिया। तो इसमें सबसे पहला है डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ वीट प्रोड्यूस इन इंडिया ऑफ मिलिंग क्वालिटी। तो हमारा जो वीट है जो प्रोड्यूस होता है वो मोस्टली मिलिंग क्वालिटी का होता है। सो अपार्ट फ्रॉम इजिप्ट एंड जॉर्डन, कंट्रीज इन ईस्ट अफ्रीका आर मोस्ट लाइकली टू सोर्स द फूड ग्रेन फ्रॉम इंडिया। तो हमने पहले बात की थी कि इजिप्ट है वो रेडी हो गया, उसके अलावा जॉर्डन और कुछ ईस्ट अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी इंडिया से अपना वीट सोर्स करने के लिए रेडी हो गए हैं। इवन इंडिया हैज सेंट आउट डोजियर्स टू 20 कंट्रीज़ एंड टॉक्स आर ऑन फॉर डिफरेंट लेवल्स विद ऑल दीज कंट्रीज़। तो इंडिया भी यहाँ बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहा है, उन्होंने अपने जो हैं डेलीगेशंस भेजे हैं ताकि ये तरीके की बातें हो सके और एक्सपोर्ट्स को बूस्ट किया जा सके। लेट्स डिस्कस अबाउट द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू फैसिलिटेट द एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट्स जो हैं वो फैसिलिटेट हो सकें तो ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा जो दारोमदार है वो सिर्फ लोगों के ऊपर है, गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ स्टेप्स होने चाहिए ताकि इनको फैसिलिटेट किया जा सके, क्योंकि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इम्पैक्ट करते हैं एक्सपोर्ट्स को। अगर उनको फेवरेबल बना दिया जाए तो है वो एक्सपोर्ट जो है हमारे बहुत ही ज़्यादा राइज हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्या है, कॉमर्स मिनिस्ट्री हैज़ पुट इन प्लेस एन इंटरनल मैकेनिज्म टू फैसिलिटेट इट। उन्होंने अपना खुद का एक मैकेनिज्म बनाया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स को जो है फैसिलिटेट किया जा सके। इसके अलावा इट हैज़ ऑल्सो गॉट द पेपर वर्क रेडी फॉर द रिलेटेड सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी एप्लीकेशंस टू हेल्प फैसिलिटेट शिपमेंट्स। तो आपको पता होगा कि जब शिपिंग होती है तो वहाँ पर कुछ सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी एप्लीकेशंस के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। तो उन्हीं सबको इन्होंने एक पेपर वर्क रेडी किया ताकि इनको ढंग से फैसिलिटेट किया जा सके। इवन रेलवेज आर प्रोवाइडिंग रैक्स ऑन प्रायोरिटी टू मूव द वीट। तो आपको पता होगा कि एक जो खेत है जहाँ पर जो है अनाज उगता है तो वहाँ से वो रेल्स के थ्रू पोर्ट तक जाता है, क्योंकि पोर्ट काफ़ी दूर है, फील्ड यहाँ पर है, तो जो फैसिलिटेशन है वो यहाँ से रेलवेज़ के थ्रू होता है। तो अगर रेलवेज़ यहाँ पर इन चीज़ों को प्रायोरिटी बेसिस पे कर दें तो जल्दी से अनाज पोर्ट पे पहुँचेगा और जल्दी शिपमेंट होगा, इसलिए रेलवेज प्रोवाइडिंग रेक्स ऑन प्रायोरिटी टू मूव द वीट। इसके अलावा टेस्टिंग लैब्स एंड पोर्ट्स आर ऑल्सो गियर्ड अप टू फैसिलिटेट लार्ज एक्सपोर्ट्स ऑफ वीट। तो ये जो एक्सपोर्ट है वीट का उसको फैसिलिटेट करने के लिए हमारी लैब्स और पोर्ट्स भी जो हैं वो गियर्ड अप कर दिए गए हैं। अगर हम बात करें इसकी कंक्लूज़न की, तो कंक्लूज़न क्या निकल के आता है कि ये बहुत ही अच्छा मौका है इंडिया के लिए खुद को एज ए ग्लोबल एक्सपोर्टर स्टैब्लिश करने का, क्योंकि अभी जो है बाकी की कंट्रीज़ इस कंडीशन में नहीं है जैसे रशिया और यूक्रेन की वो एक्सपोर्ट कर सके। तो इंडिया के पास एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है, तो ये जो इंडियन गवर्नमेंट है उनको पूरी तरीके से इसको सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे कुछ मेजर्स और फैसिलिटेट करने चाहिए ताकि इंडिया जो है अपने एक्सपोर्ट को और ज़्यादा बूस्ट कर सके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। UK PM to discuss bilateral ties with Indian PM amid threats from autocratic states। तो जो यूके के जो पीएम हैं वो फिर से इंडिया के साथ डिस्कशन करने वाले हैं अपने बायलैटरल टाइज का अमिड थ्रेट्स फ्रॉम ऑटोक्रेटिक स्टेट्स। तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑटोक्रेटिक स्टेट्स आजकल इमर्ज हो रहे हैं, रीसेंट एग्जांपल तो रशिया ही है, उसके अलावा पहले नॉर्थ कोरिया है, और ये जो बाकी के जितने भी नेशंस हैं जो ऑटोक्रेटिक स्टेट्स हैं उनके थ्रेट्स के बीच में इंडिया और यूके जो है अपने टाइज डिस्कस करेंगे। इसका क्या कनेक्शन बनता है, इस न्यूज़ आर्टिकल का क्या कनेक्शन बनता है, क्या आप उस कनेक्शन को ढूंढ पा रहे हैं? मैं बताती हूँ। इसमें यह है कि इंडिया ने रिसेंटली एक जो अपना एक स्टैंड लिया था रशिया के ऊपर कि हमारे व्यूज़ कुछ अलग हैं और बाकी की कंट्रीज़ के व्यूज़ अलग हैं, तो उसकी वजह से कुछ डाइवर्जेंस क्रिएट हो गया था दिल्लीज एंड लंदन्स पोजीशंस ऑन द क्राइसिस। तो इंडिया की जो पोजीशन थी वो अलग थी, क्योंकि इंडिया जो है रशिया को अपना फ्रेंडली कंट्री मानता है, तो और इंडिया के बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट जो हैं वो रशिया के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए इंडिया ने अपने आप को एब्सटेन किया कि वो रशिया के अगेंस्ट कोई एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंस्टेंस ले। लेकिन जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग यूके, तो इन्होंने बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग इंस्टेंस इनके ऊपर लिया है, तो वहीं पर ही एक डाइवर्जेंस जो है दोनों कंट्रीज़ के बीच में क्रिएट हो गया है। तो उन्हीं सब के बीच में उन्हीं सारे बायलैटरल टाइज को डिस्कस करने के लिए यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं विल विजिट इंडिया नेक्स्ट वीक। एंड इसी के साथ साथ और कौन कौन से डिस्कशंस होने वाले हैं, कौन कौन से डेवलपमेंट्स होने वाले हैं, ही इज़ एक्सपेक्टेड टू अनाउंस मेजर इन्वेस्टमेंट्स इन की इंडस्ट्रीज इन बोथ द
UK and India as well as new collaboration on cutting edge science, health and technology. वो सिर्फ कुछ ये थ्रेड से रिलेटेड जो भी हैं डाइवर्जेंस इनको ही डिस्कस करने नहीं आ रहे हैं, इसके अलावा ये साइंस, हेल्थ और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी इन्वेस्टमेंट रहेंगे उनके ऊपर भी कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स करने आ रहे हैं. तो एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द विजिट के दौरान कौन कौन से डेवलपमेंट्स जो हैं वो देखे जाने वाले हैं. ब्रिटिश पीएम विल होल्ड इन डेप्थ टॉक्स ऑन द यूके एंड इंडिया स्ट्रेटेजिक डिफेंस, डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एम्ड एट bolstering a close partnership and stepping up security cooperation in the Indo-Pacific. तो ये कुछ मेजर फोकस रहने वाले हैं विजिट के कि डिफेंस, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स पे कुछ इन डेप्थ टॉक्स होंगी. इसके अलावा जो है इंडो पैसिफिक रीजन जो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल रीजन है, बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रीजन अभी बन गया है चाइना की असर्टिंग जो पॉलिसीज़ है उनकी वजह से. तो यहाँ पर इंडिया का और यूके का क्या इंस्टेंस रहेगा, क्या पार्टनरशिप रहेंगी, तो और सिक्योरिटी कॉपरेशन क्या रहेगा, उन सबको ही डिस्कस करने के लिए भी यहाँ पर पीएम जो है वो आएंगे. इसके अलावा देयर विल बी डिस्कशंस टू ड्राइव प्रोग्रेस ऑन FTA नेगोशिएशंस लॉन्च अर्लियर दिस ईयर. अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इंडिया और यूके ने अपने जो है FTA नेगोशिएशंस जो हैं वो लॉन्च कर दिए हैं, जो काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से जो है इनकन्क्लूसिव थे. तो उसी चीज़ को, उसी डेडलॉक को खोलने के लिए, उसी को आगे बढ़ाने के लिए हमने जो FTA टॉक्स जो हैं वो डिस्कस करना स्टार्ट की थी. तो उस पर ही और ज़्यादा प्रोग्रेस जो है बनाने के लिए भी डिस्कशंस होंगे. अब हम जो हैं इसी के बैकड्रॉप में इंडिया और यूके का इकोनॉमिक कॉपरेशन भी डिस्कस कर लेते हैं कि इन दोनों कंट्रीज़ के पास्ट में क्या क्या डिफरेंट फूड्स पे क्या क्या इनके कॉपरेशन रहे हैं. अगर हम इकोनॉमिक फ्रंट पे बात करें तो स्मार्ट सिटी पार्टनरशिप जो है इंडिया और यूके के बीच में रही है. इसमें रीडेवलपमेंट ऑफ वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन अंडर वाराणसी स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्लान इन 2016. तो 2016 में ये पार्टनरशिप जो है वो की गई थी इंडिया और यूके के बीच में. यूके जो है वो टेक्निकल असिस्टेंस इंडिया को प्रोवाइड करेगा ताकि वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन फिर से रीडेवलप हो सके. इसके अलावा यूके हैज़ अनाउंस्ड इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप्स एंड वेंचर कैपिटल फंड्स. तो इतने बिलियन पाउंड्स का जो है इन्वेस्टमेंट भी इन सारे फील्ड्स में यूके ने अनाउंस किया है. इसके अलावा ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड 2018 में अनाउंस हुआ था. इसके पार्टनर्स कौन कौन से हैं, जो फंड बना है इसमें पार्टनर्स हैं हमारा नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और यूके गवर्नमेंट. इन दोनों ने मिलकर इस फंड को स्टैब्लिश किया है. अब आप समझ पा रहे होंगे ग्रीन ग्रोथ का मतलब जो है वो इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना. उसके अलावा इट इज़ एन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रजिस्टर्ड विद सेबी. तो ये जो सेबी है उसके अंडर रजिस्टर्ड है और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अंदर डेवलप करने के लिए ये फंड GGEF जो है अनाउंस किया गया था. अगर हमारे यूके के साथ में क्या ट्रेड कॉपरेशन है, अगर हम उसकी बात करें तो यूके जो है इंडिया का मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है. और उसके अलावा यूके रैंक 15 इन द लिस्ट ऑफ इंडियाज़ टॉप 25 ट्रेडिंग पार्टनर. तो ट्रेड में जो है इंडिया और यूके के जो है बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं. ये जो है 2020 का हमारा बायलैटरल ट्रेड का भी स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे दिया गया है. अगर हम बात करें दोनों देशों के बीच में अगर ट्रेड हो रहा है तो वहाँ से कुछ एक्सपोर्ट भी होंगे, कुछ इम्पोर्ट भी होंगे. तो वही एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं कि यूके से क्या क्या एक्सपोर्ट्स इंडिया में आते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, पर्ल्स, प्रीशियस स्टोन्स एक्सेट्रा. और इंडिया के एक्सपोर्ट्स की बात करें कि इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता है यूके में, तो मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, अप्रैल, नेट एक्सेट्रा. अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट कॉपरेशन की कि इंडिया और यूके के बीच में इन्वेस्टमेंट में क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, तो इनवर्ड इन्वेस्टमेंट में यूके इज़ द 6th लार्जेस्ट इनवर्ड इन्वेस्टर इन इंडिया. मॉरिशस, सिंगापुर, नीदरलैंड, जापान और यूएस के बाद में जो है यूके ही 6th लार्जेस्ट इनवर्ड इन्वेस्टर है इंडिया में. कई बार IR से रिलेटेड जो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं. अगर आपको याद हो 2020 में श्रीलंका और इंडिया के ट्रेड के बारे में एक क्वेश्चन आया था. तो वहाँ से हम ये जो है एनालिसिस कर पाते हैं कि ऐसे भी क्वेश्चंस आगे आने के चांसेस हैं. तो ये जो पॉइंट्स हो जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. इसके अलावा अगर हम इंडियन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इंडिया इज़ द 2nd लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन द यूके.
तो ये सारे के सारे जो कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हम बात करें हमारे साइंस एंड टेक कॉर्पोरेशन की, तो एक जॉइंट इन्वेस्टमेंट है यूके इंडिया रिसर्च का। तो ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुआ है, अगर आप देख सकें तो यहाँ पे 2008 में इतना कम था और बाद में ये बढ़ के 200 मिलियन यूरो हो गया है। इसके अलावा इंडिया यूके टेक्निकल पार्टनरशिप प्रोग्राम भी एक अनाउंस किया गया है टू ब्रिंग द बेस्ट माइंड्स वर्किंग इन टेक टू अनलॉक इट्स फ्यूचर पोटेंशियल एंड डिलीवर हायर स्किल जॉब्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसका जो है वो क्या काम है, टू कैटलाइज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी विच विल एड्रेस इंडियाज़ करंट सोशियो इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़। इसके अलावा एक इंडिया यूके क्लीन एनर्जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी इसमें अनाउंस किया गया है। इसे ये क्या है, इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक ग्रुप ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR। AMR अभी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, तो आप इसको प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में एक तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। AMR के ऊपर अभी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी हो रही है। कोविड की जो है लाइन में ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ गया है। तो ये जो रिसर्च है AMR के ऊपर से लीड किसने किया है, यूके रिसर्च काउंसिल्स एंड इंडियाज़ DBT। तो इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंडर जो DBT है वो इसको लीड कर रहा है, ठीक है। इन्होंने एक AMR रिसर्च रिपोर्ट भी अपनी 2016 में कमीशन की थी। अब हमने ये सारे के सारे कॉपरेशन की बात कर ली कि इंडिया और यूके के बीच में डिफरेंट फ्रंट्स पे, इकोनॉमिक की अगर हम बात कर ले, कॉमर्शियल, ट्रेड, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट, उसके अलावा साइंस एंड टेक, तो इन फ्रंट्स में इंडिया और यूके के क्या क्या जो है कॉपरेशन रहे हैं उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन ये भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारे जो है चैलेंजेस कौन कौन से रहे हैं। मतलब दो कंट्रीज़ है वो डील कर रही हैं, तो उनके बीच में कुछ चैलेंजेस भी होते हैं कि जिनके ऊपर उनकी सहमति नहीं बन पाती है, जिनकी वजह से उनके जो है रिलेशंस जो है हिंडर होते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है कॉलोनियल प्रिज्म। हम ये कैसे भूल सकते हैं कि इन्होंने ही हमारे ऊपर 200 साल राज किया था। तो वही जो एंटी कॉलोनियल रिसेंटमेंट है ब्रिटेन के खिलाफ, वो हमेशा हमारे टाइज को जो है इम्पैक्ट करता है। उसके अलावा लेगेसी ऑफ पार्टीशन, वही जो है पार्टीशन है, और इसमें ब्रिटेन का जो परसीव टिल्ट था पाकिस्तान की तरफ, तो उसकी वजह से भी है जो हमारे इंगेजमेंट हैं बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। उसके अलावा अभी तक भी इंडिया और यूके के बीच में एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फ्रेमवर्क जो है नहीं इस्टेब्लिश हो पाया है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी आर्म सेल्स होते हैं इंडिया में यूके की तरफ से, वो सारे के सारे कॉमर्शियल लेड ट्रांजेक्शन से होते हैं, और इसमें जो है गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है। इसके अलावा इंडिया को रिसेंटली यूके ने लो रिस्क नेशन से भी हटा दिया है। तो इसकी वजह से जो है इंडिया के जो लोग वहाँ पर जाके रह रहे हैं उनको चीपर और अर्लियर वीज़ा कंडीशन से भी एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो इसने भी एक तरीके से इंडिया और यूके के जो रिलेशंस हैं उनको बिटर सॉफ्ट किया है। इसके अलावा खालिस्तान इशू एंड इनएक्टिविटी ऑफ यूके ऑन इट। आपको पता है खालिस्तान मूवमेंट जो है उसकी वजह से इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। और वो जब ये जितने भी खालिस्तानीज़ जो हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ में फ्लड कर गए हैं, तो यूके भी एक उनमें से एक है। तो यूके में जो है ये जो खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा है, खालिस्तानी इशू वहाँ पे हाईलाइट किया जाता है, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेती है। तो इसकी वजह से जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया और यूके के रिलेशंस पे जो है वो पड़ता है। तो अगर हम बात करें कंक्लूज़न या वे फॉरवर्ड की, कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में कॉपरेशन भी बहुत अच्छा है लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। तो दोनों कंट्रीज़ को जो है अपना कॉपरेशन बढ़ाना चाहिए, जल्दी से जल्दी एक FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है कंक्लूड कर देना चाहिए, ताकि दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो है ट्रेड बॉल्स्टर हो सके, ट्रेड बढ़ सके, और जितने भी चैलेंजेस हैं उनको बायलैटरल टॉक से ओवरकम करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके अलावा भी जो रिसेंट टिल्ट आया है दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिगार्डिंग रशिया एंड यूक्रेन क्राइसिस, तो उस टिल्ट को भी बायलैटरल टॉक से कंक्लूड कर दिया जाना चाहिए, और उन पे भी दोनों कंट्रीज़ को अपने इंटरेस्ट को हाईलाइट करते हुए दोनों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि इंडिया के क्या इंटरेस्ट हैं और यूके के क्या इंटरेस्ट है, और दोनों को डिस्कशन करके फिर एक बायलैटरल जो है स्टैंड यहाँ पर लेना चाहिए। और इस जो इंडिया का स्टैंड है इसकी वजह से दोनों कंट्रीज़ के जो है रिलेशंस भी डेटोरिएट नहीं होने चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। आपने देखा होगा कि गोरखनाथ टेम्पल जो है वहाँ पर अभी रिसेंटली अटैक हो गया था।
तो यूआपा इज इन्वोक्ड अगेंस्ट अक्यूज्ड ऑफ गोरखनाथ टेम्पल अटैक। गोरखनाथ टेम्पल अटैक जो है वहाँ पे जो अक्यूज्ड था उसके ऊपर यूआपा लगा दिया गया। यूआपा इज़ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, तो ये जो यूपी की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है उन्होंने कुछ बहुत ही ज़्यादा रिसर्च किया, पूरा का पूरा मामला है उसको इन्होंने उसकी जांच की और उसके बाद ये निष्कर्ष निकल कर आया है कि कुछ यूआपा की जो धाराएं हैं वो यहाँ पर इस एक्यूज के ऊपर जो है वो इनेक्ट की गई हैं। तो इसी के हम लाइट में यूआपा डिस्कस करेंगे कि आखिर ये एक्ट है क्या और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, चैलेंजेस हैं और क्या वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन हो सकता है। अगर हम बात करें यूआपा की तो इसको इन्वोक करने के बाद में इट विल अलाउ द इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज टू गेट अ लॉन्गर रिमांड ऑफ अक्यूज्ड एंड एक्सटेंडेड ड्यूरेशन टू फाइल अ चार्जशीट। अगर आपको पता हो, अगर आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हों तो वहाँ पर एक राइट होता है, एक फंडामेंटल राइट होता है कि एक जो अक्यूज्ड है उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास में जाना है। उसको 24 घंटे से ज़्यादा आप कस्टडी में नहीं रख सकते, ज़्यादा देर तक उसको रिमांड पे नहीं रख सकते और जब तक मजिस्ट्रेट का फैसला ना आए आपको उसे छोड़ना पड़ेगा। तो यही सब के जो है लूप होल से इनका ही फ़ायदा हमेशा उठाया जाता था। तो यूआपा के अंदर एक स्पेशल प्रोविज़न बनाया गया, तो इसके अंदर एक लॉन्गर रिमांड होती है वो अक्यूज़ की हो सकती है, मतलब उसको एक जल्दी छोड़ने का इनके ऊपर एक इम्प्लीकेशन नहीं होता है। उसके अलावा चार्जशीट जो फाइल होती है जो भी उनको जल्दी करनी होती है तो वो भी वो एक एक्सटेंडेड ड्यूरेशन तक उसको बढ़ा सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट की कि ये जो एक्ट है ये अभी बहुत ही ज़्यादा जो है न्यूज़ में आ रहा है। थोड़े दिन पहले भी जो टेररिस्ट थे उनको डेजिग्नेट करने के लिए यूआपा का यूज़ हुआ था और अब एक टेररिस्ट जो इंडिया में जो है उनके ऊपर भी यूआपा का यूज़ हुआ है। तो ये जो है अभी न्यूज़ में चल रहा है, तो इसका प्रीलिम्स या मेंस में क्वेश्चन आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर हम बात करें यूआपा की तो इसको 1967 में इनेक्ट किया गया था सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट करने के लिए। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 1967 में जब ये इनेक्ट हुआ था तब ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट करता था, इंडिविजुअल्स का वहाँ पे नाम नहीं आता था। लेकिन 2019 में इसमें अमेंडमेंट किया गया दैट अलाउड एन इंडिविजुअल to be designated as a terrorist by the central government if it believes that he is involved in terrorism। तो यही इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को अलाउ किया गया कि वो एक इंडिविजुअल को भी जो है एक टेररिस्ट डेजिग्नेट कर सकती हैं। इसके पहले इंडियन गवर्नमेंट के पास में ये राइट नहीं था। ठीक है, तो ये जो है स्पेशल प्रोसीजर देता है गवर्नमेंट को टू हैंडल टेररिस्ट एक्टिविटीज़ अमॉन्ग अदर थिंग्स। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए नहीं है, बाकी थिंग्स के लिए भी है, लेकिन फॉरमोस्ट जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को ही हमेशा हाईलाइट किया जाता है। इस लॉ का क्या एम है? इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एसोसिएशंस इन इंडिया। अनलॉफुल एक्टिविटी की बात करें तो वो भी यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि एक्शन टेकन बाय इंडिविजुअल और एसोसिएशन इंटेंडेड टू डिसरप्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। किसी भी तरीके का अगर ऐसा कोई एक्शन लिया जाता है तो उसे हम अनलॉफुल एक्टिविटी कहेंगे। इसका एक ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडियन एंड फॉरेन नेशनल्स कैन बी चार्ज अंडर द एक्ट। तो ये सिर्फ इंडियन नेशनल्स के लिए नहीं है, फॉरेन नेशनल्स के लिए भी है। क्यों? क्योंकि मोस्टली जितने भी टेररिस्ट या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो मोस्टली फॉरेन बेस्ड होती हैं। अगर हम बात करें हमारे नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान की तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म होता है इंडिया के अगेंस्ट। तो अगर हम इनको टारगेट करेंगे तो कैसे करेंगे कि हमारे रूल के अंदर फॉरेन नेशनल्स के लिए भी प्रोविजंस होने चाहिए, तभी हम उनको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्ट जो है वो चाहे फॉरेन लैंड पे हुआ है या इंडिया पे हुआ है, दोनों को ही सेम मैनर में ही चार्ज किया जाएगा। हमने 2019 का अमेंडमेंट तो pहले ही डिस्कस कर लिया था। इसमें पनिशमेंट क्या क्या दिए जाते हैं? डेथ पेनल्टी एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट। उसके अलावा कौन कौन सी एजेंसीज हैं जिनको डेजिग्नेट किया गया है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती हैं? तो इसमें हमने अभी यूपी एटीएस का नाम सुना था, तो यूपी एटीएस जो है वो स्टेट पुलिस है। इसके अलावा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है हमारे इंडिया की, वो भी इसके अंदर डेजिग्नेट है कि वो भी जो है टेररिस्ट को और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को जो है
वो इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैज़ अप टू 180 डेज टू फाइल अ चार्जशीट, सो गेटिंग बेल इज़ वेरी टफ। तो चार्जशीट जो फाइल करने का जो हमारा टाइम है वो इसमें एक्सटेंडेड होता है, तो बेल पाना तो बहुत ही आसान है। यानी अगर कोई एक बार युवापा के अंडर में आ जाता है तो उसको जो है बेल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ के पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है कि वो उनके चार्जेस को जो है प्रूव कर सकें। तो अब हम इस जो युवापा है इसका एनालिसिस करते हैं कि आखिर इसकी नीड ही क्यों पड़ी, इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी। क्योंकि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी और इंडिया की जो सॉवरेनिटी है और इंटीग्रिटी है उसको ये जो है इम्पैक्ट करती थी। तो इसी की वजह से जो है इस एक्ट की ज़रूरत भी बढ़ गई, एंड टू प्रोवाइड फॉर मोर इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ सर्टेन अनलॉफुल एक्टिविटीज़ ऑफ एसोसिएशंस एंड इंडिविजुअल्स एंड फॉर डीलिंग विद टेररिस्ट एक्टिविटीज़। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो यूआपा के कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि मेकिंग द प्रोसेस स्मूथ टू डेजिग्नेट एन इंडिविजुअल एज अ टेररिस्ट इन लाइन विद इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस। तो एक जो टेररिस्ट है उसको डेजिग्नेट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर हमारे पास युवापा है तो हम उसको आसानी से जो है डेजिग्नेशन दे सकते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। इसके अलावा फैसिलिटेट्स स्पीडी इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ टेररिस्ट ऑफेंसेस, एंड ऑल्सो इट प्रिवेंट्स सर्टेन इलीगल एक्ट्स ऑफ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस स्पेशली रिलेटेड टू टेररिज्म। तो टेररिज्म से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको भी ये प्रिवेंट करता है। लेकिन इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। अगर कुछ बेनिफिट्स होते हैं तो कुछ एसोसिएटेड चैलेंजेस भी होते हैं। तो चैलेंजेस क्या क्या यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं। सबसे पहले इन्फ्रिजमेंट ऑफ राइट्स। तो एक इंडिविजुअल का जो राइट होता है डिसेंट करने का, रूल ऑफ लॉ को जो है उसके लिए फॉलो किया जाना चाहिए। उसके अलावा जो फेयर ट्रायल का जो उसका राइट होता है वो सब इस एक्ट में इन्फ्रिंज हो जाते हैं, क्योंकि वो जो है एक टेररिस्ट की नज़र से एक इंसान को देख रहे होते हैं, तो एक तरीके से उसके जो ये राइट्स हैं वो यहाँ से इन्फ्रिंज कर लेते हैं। इसके अलावा कन्विक्शन रेट बहुत ही कम है, यानी एनसीआरबी ने बताया है कि इतनी एफआईआर दर्ज हुई थी और उसमें से सिर्फ इतने से केस थे जहाँ पे कन्विक्शन हुई है, यानी इतने लोगों को जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इस एक्ट के अंदर जो है ट्राई किया गया था, लेकिन कन्विक्शन सिर्फ इतनों का हुआ, यानी बाकी के लोग इनोसेंट थे और उनको बहुत ही ज़्यादा जो है परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा जो थर्ड चैलेंज यहाँ पे हाईलाइट किया गया है वो है वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी इट वायलेट्स आवर फंडामेंटल राइट टू फ्री स्पीच बिकॉज देयर इज़ नो सॉलिड प्रूफ एंड नो प्रोस्पेक्ट फॉर अ फेयर ट्रायल। सो दीज आर द एसोसिएटेड चैलेंजेस। अगर हम बात करें कंक्लूज़न की, तो कंक्लूज़न क्या निकल के आता है कि जो युवापा है वो बहुत ही ज़्यादा जो है बहुत ही अच्छा एक्ट है अगर हम बात करें टेररिस्ट को ट्राई करने के लिए, और ये एनआईए और बाकी से इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ को काफ़ी ज़्यादा लिबरल जो है एक तरीके से पावर देता है कि वो इनको स्मूथ और इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे स्पीडी कर पाए और स्मूथली उनको डेजिग्नेट कर पाएँ। लेकिन जो हमने यहाँ पर देखा कि बहुत ही ज़्यादा एफआईआर दर्ज की जाती है युवापा के अंडर और कन्विक्शन रेट बहुत कम है, तो ये जो बाकी के जो इनोसेंट लोग हैं उनके जो फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे वायलेट होते हैं, तो उनको इसके साथ में बैलेंस करना चाहिए, तभी इस युवापा जो रूल है हमारा एक्ट है उसका एक प्रॉपर एक इम्प्लीकेशन निकल के आएगा। तो ये जो हमने अभी युवापा डिस्कस किया है ये एक तरीके से हमारा आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में हमने डिस्कस किया है। यानी कि अगर आप इस एक्ट को देखें तो हमने इसमें सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखा, उसके अलावा हमने उसकी नीड देखी, फिर हमने इसके बेनिफिट्स देखे, फिर हमने इसके चैलेंजेस देखे, देन हमने इसका कंक्लूज़न देखा। तो ये एक तरीके से हमारा एक आंसर, एक आइडियल आंसर निकल के आता है। तो आप इस आर्टिकल के थ्रू ये जो क्वेश्चन यहाँ पे नीचे हमारे आर्टिकल में दिया हुआ है मेंस ट्रैक में, आप वहाँ से इसको क्वेश्चन को इसको आंसर राइटिंग में एक तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में मेंस में पूछा जाता है तो आप उसके लिए खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज़ पॉइजन पिल डिफेंस। पॉइजन पिल डिफेंस नाम का एक टर्म है जो भी रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया है। अगर आपने न्यूज़ फॉलो की हो तो आपको पता होगा कि ट्विटर हैज़ रिसेंटली काउंटर्ड इलॉन मस्क ऑफर to buy the company for more than $43 billion with a corporate tool known as poison pill। तो ये poison pill डिफेंस जो है वो प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं टर्म्स इन न्यूज़ करके। तो टर्म्स इन न्यूज़ में
वो आपसे पूछ सकते हैं कि पॉइजन पिल डिफेंस रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो इट इज़ अ डिफेंसिव स्ट्रेटेजी फैमिलियर टू द बोर्ड रूम्स ट्राइंग टू फेंड ऑफ होस्टाइल टेक ओवर्स। तो ये जो इलॉन मस्क है वो हमको सबको पता है कि इलॉन मस्क एक बहुत ही बड़े बिलियनियर्स हैं, तो उन्होंने ट्विटर को टेक ओवर करने की रिसेंटली कोशिश की थी। तो ये जो टेक ओवर है उसको ट्विटर ने कैसे काउंटर किया था, तो वो जो स्ट्रेटेजी थी उसको हम कहते हैं पॉइजन पिल डिफेंस। तो ये बोर्ड रूम्स जो होते हैं, यानी कि जो बोर्ड्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में बोर्ड्स बैठते हैं, बोर्ड मेंबर्स बैठते हैं, तो वहाँ पर बोर्ड मेंबर्स जो हैं वो इस तरीके की स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके अपना होस्टाइल जो टेक ओवर है उससे बचते हैं। तो लेट्स डिस्कस अबाउट पॉइजन पिल कि आखिर पॉइजन पिल क्या है, इसको हम कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस कर लेते हैं। सो इट इज़ अ मैनूर टू typically make a company less palatable to a potential acquirer by making it more expensive for the acquirer to buy the shares of the target company above a certain threshold। तो अब क्या होता है, आपको पता होगा कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने ट्विटर के पर्सपेक्टिव में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो ट्विटर को ही ले लेते हैं। तो ट्विटर या फिर बड़ी कंपनीज़ क्या होती है, अपने शेयर्स बेचती हैं। तो जैसे नॉर्मल जो लोग हैं वो एक या दो शेयर ले लेंगे, लेकिन जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इसमें अपना शेयर ले लेते हैं। जैसे कि अभी हम बात करें इलॉन मस्क की, तो उनके 9% यहाँ पे शेयर हैं। तो उन्होंने एक कैप लगा रखी होती है, एक सर्टेन थ्रेशोल्ड जो है फिक्स कर रखा होता है कि अगर इससे ज़्यादा कोई भी एक्वायर करने की कोशिश करेगा, बाय करने की कोशिश करेगा, तो जो शेयर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगे हो जाएंगे और फिर बहुत ही ज़्यादा वो बहुत ही कम पैलेटेबल हो जाएंगे उस इंसान के लिए कि वो इनको ख़रीद पाए। तो अभी इलॉन मस्क के केस में भी ये हुआ था कि उनकी 9% तो शेयर थे ही, लेकिन वो चाहते थे कि मैं इसको टेक ओवर कर लूँ, तो उन्होंने अपने शेयर्स जो हैं वो और ज़्यादा इस कंपनी में ख़रीदने की कोशिश करी। तो उन्होंने जो है वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर दिया और उसके बाद में जो है वो पॉइजन पिल जो है वो एक तरह से एक्टिवेट हो गया और वो यहाँ पर अपने शेयर्स नहीं खरीद पाए। सो द स्ट्रेटेजी ऑल्सो गिव्स कंपनीज मोर टाइम टू evaluate एन ऑफर एंड कैन गिव द बोर्ड रूम लेवरेज इन ट्राइंग टू फोर्स द डायरेक्ट नेगोशिएशन विद द पोटेंशियल एक्वायरर। तो इससे क्या होता है कि एक तरीके से वो इंसान पॉइजन पिल के थ्रू रुक जाता है, तो ये एक्वायर नहीं कर पाता है, लेकिन जो कंपनी है उसको पता चल जाता है कि कोई हमारे शेयर्स लेने की कोशिश कर रहा है, तो उनके पास कुछ टाइम बच जाता है कि वो अपना ऑफ़र जो है वो इवेलुएट कर पाएँ और बोर्ड को टाइम मिल जाता है कि वो और अच्छे से एक डायरेक्ट नेगोशिएशन जो है वो उस पोटेंशियल एक्वायर के साथ में फोर्स कर पाए। ठीक है, तो डिफेंस मैकेनिज्म वॉज डेवलप्ड इन 1980। जो पॉइजन पिल है इसको 1980s में डेवलप किया गया था। As a company leaders facing corporate traders and hostile acquisition try to defend their business from being acquired by another enterprise person or group। तो ट्विटर जो है वो पहला नहीं है, इसके पहले भी 1980 से लेके अभी तक काफ़ी बार इसको यूज़ किया गया है बोर्ड रूम्स के द्वारा, कंपनीज़ के द्वारा, कि वो होस्टाइल टेक ओवर से जो है अपनी कंपनी को पॉइजन पिल डिफेंस स्ट्रेटजी यूज़ करके जो है बचा सके। सो हाउ इट वर्क्स, हमने देख लिया पॉइजन पिल क्या होता है। अब देखते हैं कि पॉइजन पिल वर्क कैसे करता है। इसका जो दूसरा नाम है वो भी आप नोट डाउन कर लो और इसे हाईलाइट कर लो। इट इज़ ऑल्सो नोन एज शेयर होल्डर्स राइट प्लान्स। तो ये इस नाम से भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इट कैन अपीयर इन कंपनीज चार्टर और बायलॉज और एग्जिस्ट एज अ कॉन्ट्रैक्ट अमंग शेयर होल्डर्स। तो कंपनी के कुछ चार्टर्स होते हैं, उनके कुछ लॉज होते हैं, या फिर जब शेयर होल्डर्स जो हैं शेयर लेते हैं तो वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट लॉज या चार्टर्स में ये अपीयर हो सकता है कि अगर आपने हमारी कंपनी के कुछ सर्टेन थ्रेशोल्ड से ज़्यादा जो है शेयर खरीदने की कोशिश की, तो वहाँ पर पॉइजन पिल जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो ओनली शेयर होल्डर ब्लॉक्ड फ्रॉम मेकिंग दीज डिस्काउंटेड परचेज इज़ द वन हु ट्रिगर्स द पॉइजन पिल। जो पॉइजन पिल ट्रिगर करते हैं तो वही हैं जो डिस्काउंट परचेजेस नहीं कर पाते। तो पॉइजन पिल कब ट्रिगर होता है, व्हेन अ पर्सन यूजुअली द एक्वायरर हिट्स अ थ्रेशोल्ड फॉर हाउ मेनी शेयर्स दे ओन। तो ये जो हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर वो इस थ्रेशोल्ड को हिट कर देते हैं और उससे ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं तो ये पॉइजन पिल जो है वो ट्रिगर हो जाती है। इफ़ दे हिट दैट थ्रेशोल्ड द वैल्यू ऑफ देयर शेयर्स इज सडनली डायल्यूटेड एंड अदर शेयर होल्डर्स मेक डिस्काउंटेड परचेजेज। तो इससे क्या होता है कि इनने जो शेयर खरीदे हैं वो तो डायल्यूट हो जाएंगे और बाकी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो डिस्काउंटेड परचेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो होस्टाइल टेक ओवर है
उसको ओवरकम किया जाता है। रिसेंटली इसको ट्विटर ने यूज़ किया और ये न्यूज़ में रहा और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी ई संजीवनी स्टार्टेड एट 1 लाख आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। ई संजीवनी के बारे में आपको पता होगा, ये टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी है। अभी रिसेंटली इसको जितने भी आयुष्मान भारत वेलनेस सेंटर्स हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, वहाँ पर स्टार्ट किया गया है। तो क्या स्पेशल ओकेज़न था? स्पेशल ओकेज़न था 4th एनिवर्सरी ऑफ आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। तो ये इनकी एनिवर्सरी पे इस टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी को लॉन्च किया गया था इन सारे के सारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पे। दिस सर्विस वॉज established with the goal of assisting people living in distant areas around the country in receiving medical advice from a variety of specialists। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं कि इस सर्विस को आखिर इस्टेब्लिश ही क्यों किया गया था। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हिंटरलैंड होते हैं, जैसे कि हम बात करें नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ में लद्दाख या नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर स्टेट्स हैं। तो वहाँ पे जो डिस्टेंट एरियाज़ होते हैं जहाँ पे डॉक्टर नहीं पहुंच पाते हैं या फिर जो पेशेंट्स हैं वो डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन उनको जो है एक एडवाइस की, एक मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत होती है। तो वो मेडिकल एडवाइस इन लोगों के पास पहुंच सके वैरायटी ऑफ हेल्थ स्पेशलिस्ट के थ्रू, तो उसके लिए ये मेडिकल सर्विस जो है स्टार्ट की गई थी। लेट्स डिस्कस अबाउट ई संजीवनी कि संजीवनी आखिर है ही क्या। इट इज़ अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव, ये याद रखिएगा कि ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। It provides online OPD डॉक्टर कंसल्टेशन टू इनहेबिटेंट्स ऑफ द कंट्री। तो देश के जितने भी सिटीजन्स हैं सबके लिए ऑनलाइन OPD डॉक्टर कंसल्टेशंस इस गवर्नमेंट इनिशिएटिव के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको इम्प्लीमेंट किसके अंडर किया गया है, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रोग्राम के अंडर इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। ये स्कीम इंट्रोड्यूस हुई थी नवंबर 2019 में। इसे मैनेज करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको ये किसके अंडर आती है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो इट वॉज क्रिएटेड विद द गोल ऑफ डिलीवरिंग हेल्थ केयर सर्विसेज टू पेशेंट्स इन देयर होम्स। आपको पता हो 2020 में कोविड एडवेंट हो गया था, तो उस समय पे लोग जो हैं बाहर नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन उनको एक मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत ज़रूर थी। तो उसी मेडिकल एडवाइस को एडमिनिस्टर करने के लिए, हेल्थ केयर सर्विसेज को घरों पे डिलीवर करने के लिए भी ये जो टेलीमेडिसिन जो हमारी स्कीम है, ये बहुत ही ज़्यादा उस समय पे हेल्पफुल रही थी। इसको नेशनल टेली कंसल्टेशन सर्विस भी कहा जाता है। डेवलप किसने किया है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC मोहाली। तो आपको पता होगा कि CDAC है, ये बहुत ही ज़्यादा हमारा प्रोमिनेंट जो सेंटर है, इसी के थ्रू सारे के सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के, वो मैनेज किए जाते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में आपसे कभी पूछ लिया जाए कि इसको डेवलप किसने किया है, जैसे कोई डिजिटल इनिशिएटिव है लाइक UPI है या बाकी के जो इनिशिएटिव्स हैं, तो उन सबको अगर आपसे कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए और अगर आपको ऐसा लगे कि हमें नहीं पता है या हमने याद नहीं किया है, तो आप वहाँ पर CDAC जो है वो टिक कर सकते हैं, क्योंकि CDAC ही मोस्टली इंडिया के जितने भी डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं उनको लॉन्च करता है।